सो हे गाइस, आज हम पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें कि कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 1 टू 4। तो चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 1। तो आर्टिकल नंबर 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। इंडिया के जो भी स्टेट्स और टेरिटरी है उनके नेम्स के बारे में आर्टिकल नंबर 1 में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 1 को फर्दर 3 सब क्लोजेज में डिवाइड किया है। और आर्टिकल नंबर 1 का क्लोज नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। जो इंडिया है, मतलब जिसको भारत भी कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में, वह जो हमारी स्टेट्स है इंडिया की, उनका कलेक्टिवली एक यूनियन बोला जा सकता है उसको। और सेकंड बोलता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और टेरिटरीज दी गई है वही मान्य होंगी, मतलब उस इंफॉर्मेशन को माना जाएगा। एंड थर्ड इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ए द टेरिटरीज ऑफ स्टेट। जो स्टेट की जो टेरिटरी है वो इंडिया के अंदर टेरिटरी में काउंट होगा। एंड यूनियन टेरिटरी जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है वो काउंट होगी। साथ ही साथ जो अदर टेरिटरीज है जो एक्वायर की गई है, लाइक किसी और कंट्री से या किसी मतलब बाहर से एक्वायर की गई है इंडिया के द्वारा, वो भी हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर मानी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम आर्टिकल नंबर 2 के बारे में जाने तो आर्टिकल नंबर 2 है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। देखिए, जैसे कि हमें किसी मतलब दूसरे देश से कोई भी टेरिटरी अपने देश के अंदर एक्वायर करनी है, या कोई मतलब नया स्टेट्स मतलब स्टेट्स के अंदर से फर्दर नया स्टेट डिवाइड करके बनाना है, या दो और मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को मर्ज करना है, किसी भी प्रकार से हमें नया स्टेट बनाना है, या तो फिर कोई दूसरी कंट्री से अपने अंदर जगह लेनी है, एक्वायर करनी है, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 2 है। देखिए, आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो हमारी यूनियन में ऐसा लॉ बना सकती है जिससे जिससे कि कोई नया स्टेट एस्टेब्लिश किया जा सके, या किसी नई स्टेट को एडमिशन मतलब कोई बाहर से दूसरे देश की जो ज़मीन है उसको नया अपने अंदर में लिया जा सके, इसके ऊपर लॉ बना सकती है पार्लियामेंट। और रेगुलेशंस होगी इसमें, जो पार्लियामेंट है वही उसके रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन बना सकती है कि भाई नए स्टेट्स के लिए कौन सी किस प्रकार की रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। आर्टिकल नंबर 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के हाथों में सारी पावर को दिया है कि किसी भी मतलब स्टेट को बनाने के लिए, उसका नाम बदलने के लिए, उसके रिलेटेड जो भी उसका एरिया कम ज़्यादा करने के लिए जो भी पावर्स है वो हमारे पार्लियामेंट के हाथ में दी गई है। तो देखिए, हमारी पार्लियामेंट क्या क्या लॉ बना सकती है, मतलब बाउंड्री को लेके, स्टेट्स को लेके क्या क्या लॉ बना सकती है। देखिए, सबसे पहले तो जो फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, जैसे कि पंजाब से हरियाणा और हिमाचल को अलग किया गया था, वैसे ही हमारी पार्लियामेंट बना सकती है लॉ। और यूनाइट भी कर सकती है, जैसे कि किसी दो स्टेट्स को मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना दिया, उसका कार्य भी हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, उसके साथ में यह पावर दी गई है। सेकंड बोलता है किसी भी स्टेट का कोई मतलब इंक्रीज भी कर सकती है एरिया, और साथ ही साथ घटा भी सकती है, उसको उसको कम भी कर सकती है। एंड फर्दर दिया गया कि किसी चीज़ मतलब किसी कोई स्टेट है, उस स्टेट का नेम भी चेंज करने के लिए हमारी पार्लियामेंट पावर रखती है। ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 4 को अगर ना, आर्टिकल नंबर 4 जानने से पहले अगर हम जाने आर्टिकल नंबर 3 का जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले तो बिल पेश होता है। बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, एंड प्रेसिडेंट उसको स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में मतलब पास होने के लिए, ओपिनियन लेने के लिए फर्दर भेज देगा। अगर स्टेट पार्लियामेंट जो विद इन टाइम या फिक्स टाइम लिमिट के अंदर उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं करती है, तो वह बिना किसी ओपिनियन के ही आगे फर्दर लोकसभा और राज्यसभा में चला जाएगा। एंड देन उनके मेजोरिटी के बाद, सिंपल मेजोरिटी के बाद, प्रेसिडेंट के एसेंट से होते हुए वो एक्ट बन जाएगा। और इसमें मेन बात यह जानने की है कि ये जो स्टेट का जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं होता है। अगर यूनियन उसे मानना चाहे या सेंटर उसे मानना चाहे तो वेल एंड गुड है, वरना अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वह उसे इनकार भी कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल नंबर
4 के बारे में अगर हम जाने तो इसमें कहा गया कि जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंडर जो भी हमारे अमेंडमेंट होगी, मतलब जो भी लॉ बनेगा, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 घोषित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो हमारा ये आर्टिकल 2 एंड 3 का जो प्रोसीजर है उसको हमने सिंपल मेजॉरिटी के अंदर रखा है, और इसको इसीलिए किया गया था ताकि जो हमारा जो इंडिया का मैप है उसको ऑर्गेनाइज करने में या रीऑर्गेनाइज करने में फ्लेक्सिबिलिटी बन सके। हम भाई मतलब आसानी आसानी भाषा में या आसानी शब्दों में समझे अगर, तो सिंपल मेजॉरिटीज को इसलिए रखा गया कि कहीं हम अगर मतलब इन फ्यूचर अगर हम कहीं बाहर दूसरी कंट्री से कोई एरिया लेना चाहे तो उसको सिंपल मेजॉरिटी के तहत हम अपने इंडिया का पार्ट बना सकते हैं। उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखी गई है। एंड अगर बात करें हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की इंडिया में, देखिए जो इंडिपेंडेंस के बाद में सडन राइज हुआ था हमारे मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके अंदर कि हमें अपना अलग स्टेट चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर या कल्चरल बेसिस पर, जिसमें कि सबसे पहले मतलब चिंगारी टाइप लगाने का काम किया था जो हमारे पोटी श्री रामुलु जी थे। और इन्होंने मतलब हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए थे और इनकी डेथ होने के बाद में ही आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट बनाया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पर 1953 में। और इसके बाद में फिर हमारा आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जो कि फजल अली कमीशन के बैठने के या रिकमेंडेशन के बाद आया था। और इसके तहत इंडिया में 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बेसिस पर बांटा गया, डिवाइड किया गया। सो चलिए आज को लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। आगे कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में, मतलब आर्टिकल नंबर 5 to 11 जो कि हमारे पार्ट 2 में आते हैं। और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। सो थैंक यू।